मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद से वहाँ का जो शिक्षा विभाग है जिस प्रकार से चिन्हित करके ऐसे बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर रहा है जिनकी अपॉइंटमेंट 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, इस सब के बाद से इसका प्रभाव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी पड़ सकता है। आपको ज्ञात होगा हाल ही में माननीय डबल बेंच के एक आदेश के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जो लिस्ट थी सारे लिस्ट को क्रैश कर दिया गया है और फिर से नई लिस्ट बनाने के आदेश दे दिए गए हैं। अब इस नए लिस्ट में जब जारी होगा तो कुछ कैंडिडेट पुराने होंगे और कुछ कैंडिडेट नए आ सकते हैं। जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको लेकर के तो कोई समस्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब आपको अपॉइंटमेंट मिला था 2020 में, तो जब एक बार आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है, भले ही किसी भी कारणवश आपको जिला बदलना पड़े या फिर नया ज्वाइनिंग कराना पड़े नई लिस्ट की वजह से, तो आपका अपॉइंटमेंट डेट वहीं पुराना माना जाएगा। इस प्रकार के कई हाई कोर्ट के केस हैं जिसको लेकर के ऐसे पुराने अभ्यर्थियों पर तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जो नए कैंडिडेट इस नई लिस्ट में आएंगे उनके लिए समस्या हो सकती है। इस नई लिस्ट में बीएड कैंडिडेट भी होंगे और डीएलएड कैंडिडेट भी होंगे। डीएलएड वाले कैंडिडेट के लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बीएड वाले कैंडिडेट के लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद से वहाँ का जो शिक्षा विभाग है वो 11 अगस्त 2023 के बाद जितने भी ज्वाइन किए हुए बीएड कैंडिडेट हैं उनको बाहर किया जा रहा है उनके द्वारा। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि जब 2020 में उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में श्री राम शरण मौर्य वाले केस के अंतर्गत बीएड को राइटली अलाउ किया गया, तो जब एक ही भर्ती में दोनों बीएड हैं, भले ही लिस्ट को रिविजिट किया जा रहा है, जब एक ही भर्ती में दोनों बीएड हैं तो ज्वाइनिंग कभी भी हो, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको राइटली अलाउ कर दिया तो फिर ये भी आराम से ज्वाइन कर लेंगे। इसको आप मध्य प्रदेश से जोड़ करके देखिए। मध्य प्रदेश में भी देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट, ध्यान से सुनिएगा, 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट के बाद से वहाँ की जो हाई कोर्ट है उन्होंने अपना जजमेंट 3 मई 2024 को दिया था। इस जजमेंट के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 11 अगस्त 2023 के बाद से कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। अब मध्य प्रदेश में एक ही भर्ती का नोटिफिकेशन है जिसमें 2 बार काउंसलिंग होता है। पहला काउंसलिंग होने के बाद से जो ज्वाइनिंग होती है वो 11 अगस्त 2023 के पहले हो जाती है। तो वहां का जो शिक्षा विभाग है एक ही भर्ती के नोटिफिकेशन में आधे कैंडिडेट जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 को हुई है उनको वो सेव कर रही है, और ऐसे कैंडिडेट जो इसी भर्ती के नोटिफिकेशन के हिसाब से ज्वाइनिंग लेकिन अपॉइंटमेंट 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है उनको वहाँ का शिक्षा विभाग बीएड को बाहर कर रहा है। अब नो डाउट यहाँ से ये मामला फिर से हाईकोर्ट में जा सकता है और वहाँ से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के अंतर्गत एक ही नोटिफिकेशन के अंतर्गत आप आधे कैंडिडेट को पात्र मान रहे हैं और आधे कैंडिडेट को अपात्र घोषित कर रहे हैं। तो वहां से अगर मैटर डिसाइड होता है और अगर इन बीएड के अगेंस्ट में फैसला आता है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के एडवर्टीजमेंट में बीएड को शामिल करने के लिए कह रही है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जा रहा है कि इनकी ज्वाइनिंग जो हो रही है वो 11 अगस्त के बाद हो रही है, जो इनके बाद ज्वाइन किए हुए हैं, मतलब कि अपॉइंटमेंट जो इनका हुआ है। वहीं पर 69,000 में अगर रिविजिट किया जाता है तो जो नई ज्वाइनिंग दी जाएगी बीएड कैंडिडेट को उनका भी अपॉइंटमेंट इस 11 अगस्त के बाद हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि मध्य प्रदेश में जो चीज़ें चल रही हैं और वहाँ के बाद से अगर हाईकोर्ट में मामला जाता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो मध्य प्रदेश में जो चीज़ें डिसाइड होंगी डायरेक्टली वो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को भी प्रभावित कर सकती हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा मध्य प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है 28 अगस्त 2024 को सभी जिला शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखता है माननीय हाईकोर्ट के जजमेंट को लागू करने के संदर्भ में। उसके बाद सभी जिलों के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर ऐसे बीएड कैंडिडेट को चिन्हित करते हैं और उनके नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश देते हैं। इसी के क्रम में आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिला शिक्षा अधिकारी श्योपुर के द्वारा एक पत्र लिखा गया 29 अगस्त 2024 को। इस पत्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नियुक्ति का जो आदेश था इस पत्रांक के अंतर्गत, इसमें इनकी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 6 अक्टूबर 2023 को हुई थी। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ज्वाइनिंग हो रही है इसको अपॉइंटमेंट माना जा रहा है। इनका 6 अक्टूबर 2023 को जो ज्वाइनिंग हुई है उसको अपॉइंटमेंट माना जा रहा है। अब देखिए, एक इनका जो काउंसलिंग के बाद जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया था वो 10 अगस्त 2024 को आया था। अब यहाँ पर सवाल यह है कि जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है और जो ज्वाइनिंग डेट है इसमें से किसको कंसीडर किया जाएगा 11 अगस्त के थ्रेशोल्ड डेट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ माफ़ कीजिएगा ये 2023 है, तो किसको कंसीडर किया जाएगा, ज्वाइनिंग डेट को या फिर अपॉइंटमेंट डेट को? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है, जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है वो एक आदेश मात्र है कि हाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्कूल में जाकर के जिस दिन ज्वाइन करेंगे माना जाएगा कि आपकी नियुक्ति उसी दिन से हुई है, ठीक है। जब तक आप ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक आपकी नियुक्ति नहीं मानी जाती है। तो इनडायरेक्ट वे में ज्वाइनिंग और अपॉइंटमेंट को लेकर के जो कन्फ्यूजन है वो बहुत एक माइन्यूट सा लाइन है, और इस लाइन को कहीं ना कहीं
ये मैटर हाईकोर्ट में ले ही जाएगा कि हमारी जो ऑर्डर आया था वो 10 अगस्त को आया था, जो कि इस डेट के अंदर में है। चूंकि हम ज्वाइन कर रहे हैं अक्टूबर में जाकर के, तो हमारा ये ज्वाइनिंग डेट है और ये हमारा ऑर्डर डेट है। तो नियुक्ति अपॉइंटमेंट किस डेट माना जाए, इसको लेकर के एक बहुत बारीक सी लाइन है जिसको लेकर के मामला कोर्ट में जाना तय है। ठीक है, तो यहां से जो मैटर डिसाइड होगा वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को भी प्रभावित करेगा। इस लेटर में सीधे तौर पर यहां पर अभ्यर्थी का यहाँ पर पूरा नाम लिखा गया और उनके पिताजी का नाम लिखा गया। यहाँ पर प्राइवेसी रीजन की वजह से मैं उनके नाम को हाइड कर रहा हूँ। और इस विद्यालय में इनकी नियुक्ति थी। और यहाँ पर देखा जा सकता है आपके द्वारा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 11 अगस्त में प्राथमिक विद्यालय में बीएड को अपात्र घोषित कर दिया गया 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश करते हुए। ठीक है, इसके बाद से दिनांक आप देख सकते हैं, जो प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2022 और 2023 के अंतर्गत नियुक्त बीएड योग्यताधारी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 8 अप्रैल 2024 के जो जजमेंट दिया गया था क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन, उसके बाद से 3 मई 2024 को जो जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया 10 अगस्त तक नियुक्त बीएड योग्यताधारी जो है वह प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति को मान्य किए गया है। और इसके बाद जो नियुक्ति हुई है उसे अपात्र घोषित कर दिया गया 10 अगस्त तक, यानी कि 11 अगस्त से पहले, 11 अगस्त 2023 से पहले। यहाँ तक क्लियर हो गया। और माननीय हाईकोर्ट का जो जजमेंट का वर्डिक्ट था यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए, उक्त निर्णय के अनुक्रम में आपका प्रशिक्षण योग्यता परीक्षण किया गया, आपकी प्रशिक्षण योग्यता बीएड है तथा आपकी नियुक्ति, ध्यान से देखिए, आपकी नियुक्ति जो है वो 10 अक्टूबर 2023 को हुई है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार प्राथमिक शिक्षक पद पर आपकी सेवाएं निरंतर नहीं रखी जा सकती और इसी के तहत इनका जो नियुक्ति है उसको निरस्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश का जो प्रॉब्लम है ये उत्तर प्रदेश की 69,000 में भी प्रॉब्लम आ सकता है। ये मामला एक बार फिर से कोर्ट में जाना लगभग तय है, क्योंकि जो 8 अप्रैल का क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन है उसमें ये थ्रेशोल्ड डेट तो दे दिया गया है कि जो अपॉइंटमेंट होगा वो 11 अगस्त 2023 के पहले होना चाहिए। इसके बाद जो अपॉइंटमेंट हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अभी ये मैटर फिर से कोर्ट जाएगा कि अगर मान लीजिए एक ही नोटिफिकेशन है तो एक नोटिफिकेशन में मान लीजिए 2 बार ज्वाइनिंग हुई, एक ज्वाइनिंग इस डेट से पहले हुई तो उसे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों पात्र मान रही है, और एक ज्वाइनिंग इस डेट के बाद हुई जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अपात्र मान रही है, यानी इनको बाहर करने के आदेश दिए जा रहे हैं। तो क्या ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का वायलेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, कि एक ही भर्ती में 2 तरीके से नियम कैसे लग रहे हैं। यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड डेट है इसकी वजह से ये सारी प्रक्रिया हो रही है। अगर इस थ्रेशोल्ड डेट में कुछ ढिलाई दी जाए तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है, या फिर आर्टिकल 14 और 16 के अंतर्गत एक नोटिफिकेशन में अगर ज्वाइनिंग हो चुकी है पहले तो इसके बाद वाले को भी इसका लाभ दिया जा सकता है, और अगर नहीं दिया जाता तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती भी प्रभावित हो सकती है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें अगर आप पूरा थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो जो श्री राम शरण मौर्य वाला केस है जिस पर 2020 में जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो इसमें जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन है, 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन है, इसको चैलेंज ही नहीं किया गया था। चैलेंज किया गया था, क्या किया गया था उत्तर प्रदेश में 69,000 में चैलेंज ये किया गया था कि जब इसका एडवर्टीजमेंट दिसंबर 2018 में जारी किया गया था 69,000 शिक्षक भर्ती का, उस समय बीएड अभ्यर्थियों को जो वहाँ की अध्यापक सेवा नियमावली है 1981 में संशोधन करके अभी शामिल नहीं किया गया था। लेकिन इससे पहले 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन आ गया था। जब एडवर्टीजमेंट 2018 में जारी किया जाता है दिसंबर में, इसके लिए आवेदन मांगे जाते हैं और ठीक 1 महीने बाद लगभग 6 जनवरी 2019 को इसके लिए सुपर टेट यानी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसके एक दिन बाद 7 जनवरी 2019 को जो स्टेट गवर्नमेंट का शिक्षा विभाग है वो एक नोटिस जारी करता है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करने के संदर्भ में। और इन दोनों के बाद यानी परीक्षा होने के बाद और क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करने के बाद में जाकर के वहाँ की जो राज्य सरकार है अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन करती है कि हम बीएड को प्राथमिक में शामिल करेंगे। इसी मैटर को वहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो 69,000 में हाईकोर्ट में सिंगल बेंच में और डबल बेंच में और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं कि आपने बीएड को शामिल करने के लिए बाद में अपने जो वहाँ का नियमावली है उसमें संशोधन किया, जिसको हाईकोर्ट की डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि ये जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था वो बाइंडिंग नेचर का था, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया था, जिसको मानने के लिए सभी राज्य सरकारें जो है वो बाध्य हैं। तो यहाँ पर जो बीएड को अलाउ किया गया वो राइटली अलाउ किया गया, ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के वर्डिक्ट हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रामशरण मौर्य वाले केस में जजमेंट दिया वो बीएड एलिजिबल है या नहीं है, क्या वो जो गजट नोटिफिकेशन है वो सही से लाया गया या नहीं लाया गया, इस बात का एग्जामिन कर ही नहीं रहा था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस बात की एग्जामिन कर रही थी कि जो इनका संशोधन था 1981 में, क्या वो संशोधन को अलाउ किया जाए या नहीं, बीएड को अलाउ किया जाए या नहीं। तो चूंकि ये बाइंडिंग नेचर का था इस वजह से अलाउ किया जाएगा, और भले ही बाद में संशोधन किया गया फिर भी यहाँ पर अलाउ किया गया। इस बात का कंफर्मेशन आप माननीय पटना हाईकोर्ट के छठे चरण में जो ऑर्डर दिया गया था उस ऑर्डर कॉपी से निकाल सकते हैं कि वहाँ पर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के रामशरण मौर्य वाले केस में इस बात का कतई भी एग्जामिन नहीं किया, क्योंकि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला सुना जाता है वो उसी बेस पर सुना जाता है कि आपकी प्रेयर क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को चैलेंज किया गया तो वहां पर इस मैटर को चैलेंज नहीं किया गया था, वहां पर 1981 के संशोधन को चैलेंज किया गया था। तो केवल जो चर्चा का विषय था वो केवल 1981 के संशोधन तक सीमित था। इस पर चर्चा नहीं हुआ कि यहाँ पर संशोधन जो किया गया है, बीएड को शामिल किया गया, वो राइटली अलाउ है या नहीं, यहाँ तक बात ही नहीं पहुंची। यहाँ पर केवल और केवल इस संशोधन पर चर्चा किया गया जो कि हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट के द्वारा अपने कोर्ट ऑर्डर में मेंशन किया गया है कि रामशरण मौर्य वाला जो केस है और देवेश शर्मा वाला जो केस है, दोनों का बैकग्राउंड अलग है। देवेश शर्मा इस मैटर को चैलेंज करते हैं जबकि रामशरण मौर्य वाले केस में इस मैटर को चैलेंज किया गया था, तो दोनों का बैकग्राउंड अलग है। इस वजह से रामशरण मौर्य वाले केस में यह स्पष्ट है कि बीएड की एलिजिबिलिटी जो कि इससे तय हो रही है इसको चैलेंज नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ इसको चैलेंज किया गया था। यहां तक क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि अगर आप बीएड या फिर डीएलएड कैंडिडेट होंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। आप अपनी जगह सही हैं, बीएड वाले अपनी जगह सही हैं। लेकिन अगर आप निष्पक्ष होकर के वीडियो देखेंगे तभी पूरे मैटर को आप समझ पाएंगे। अगर एक तरफ आप झुकेंगे तो हो सकता है कि आप इस मैटर को अच्छे से समझ ना पाएं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो 2011 और 12 की शिक्षक भर्ती थी 72,825 वाला मामला, इसमें हाल ही में कोर्ट का डिसीजन आया है जिसके बाद से कुछ ज्वाइनिंग वगैरह भी कुछ प्रोसेस आगे बढ़े हैं जिसमें बीएड कैंडिडेट भी शामिल थे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब 11 अगस्त के बाद बीएड की ज्वाइनिंग हो ही नहीं सकती तो फिर उत्तर प्रदेश की इस भर्ती में कैसे हो रही है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो भर्ती हुई है ये 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन पर हुई ही नहीं है। 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए था, लेकिन ये भर्ती इसके तहत नहीं हुई है, बल्कि ये जो भर्ती हुई है वो आरटीई एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 2 के अंतर्गत हुई है। यानी ये जो देखिए अभी जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन क्वैश किया है, इसके अंतर्गत इस नोटिफिकेशन के आधार पर जो भर्तियां हो रही हैं उसमें बीएड शामिल नहीं होगा। आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 2 अभी भी प्रभावी है, ये अभी भी कानून है, एक्ट है। और अगर किसी राज्य में कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी यानी डीएलएड से अभ्यर्थियों की संख्या कम है तो वहाँ का राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद से और एनसीटी के अप्रूवल के हिसाब से इस नोटिफिकेशन के हिसाब से बीएड को अभी भी शामिल कर सकता है। उत्तर प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती हुई थी, ध्यान से सुनिएगा, 72,825, वो आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 के प्रावधानों के अंतर्गत हुई थी, क्योंकि उस समय 2011-12 में उत्तर प्रदेश में डीएलएड की संख्या पर्याप्त नहीं थी और बहुत भारी संख्या में वैकेंसी थी। इस वजह से बीएड को यहाँ पर अलाउ किया गया और उसके बाद से दूरस्थ विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी गई थी। तो ये जो भर्ती हुई है वो आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 2 के अंतर्गत हुई है, ना कि 28 जून 2018 के आधार पर हुई है। जो भर्तियां प्रभावित हो रही है 11 अगस्त 2023 के बाद उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, वो इन भर्तियों पर होगा, क्योंकि इसी भर्ती के आधार पर इसी नोटिफिकेशन के आधार पर, इसी गजट नोटिफिकेशन के आधार पर यह जजमेंट दिया गया। तो यह जजमेंट जो प्रभावी होगा वो 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जिन भर्तियों में बीएड को अलाउ किया गया उस पर प्रभावी होगा, ना कि 72,825 पर, क्योंकि 72,825 इस गजट नोटिफिकेशन पर डिपेंडेंट ही नहीं है, वो आरटी एक्ट पर डिपेंडेंट है। देखिए अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या कोई राज्य सरकार भविष्य में भी जाकर के इस प्रकार से चीज़ें कर सकती हैं? नहीं, देखिए कोई राज्य सरकार चाह करके भी मनमानी नहीं कर सकती। आरटी एक्ट इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि राज्य सरकार अपनी मनमानी कर ही नहीं सकती है, क्योंकि धारा 23 के उपधारा 2 में यह बात मेंशन जरूर किया गया है कि अगर आपके पास डीएलएड की संख्या पर्याप्त नहीं है तो आप बीएड को अलाउ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 5 वर्षों के लिए किया जा सकता है और इन 5 वर्षों में राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि अपने यहाँ डीएलएड की संख्या को वो पर्याप्त करते रहें, बढ़ाते रहें, नए कॉलेज खोल करके और लगातार डीएलएड में एडमिशन लेकर के। अगर आपको याद हो तो बिहार का जो
पहले चरण का टीआरई 1 जो हुआ था उसमें राज्य सरकार अपनी एसएलपी लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट जा रही थी तो उसमें इसी पॉइंट का उन्होंने जिक्र किया कि जो टीआरई 1 में है वो हम बीएड को यहाँ पर इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अलाउ कर रहे हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि वहाँ की राज्य सरकार ऑलरेडी ये शक्ति का प्रयोग कर चुकी है 5 साल के लिए, यानी ऑलरेडी आरटी एक्ट के 23 के उपधारा 2 को वो एक्सेस कर चुकी है। अगर आपको याद हो तो बिहार में जो पहले भर्तियां होती थी उसमें अगर प्राइमरी की बात की जाए तो इंटर वाले कैंडिडेट को भी हायर कर लिया जाता था बिना ट्रेनिंग कंप्लीट किए हुए, और डीएलएड उनको बाद में कराया जाता था। और इसी प्रकार से अपर प्राइमरी में केवल ग्रेजुएशन भी है तो भी उसको हायर कर लिया जाता था, क्योंकि वहाँ पर डीएलएड और बीएड की संख्या पर्याप्त थी ही नहीं, तो वहाँ पर स्पेशल रिलैक्सेशन दिया गया था इसी एक्ट के अंतर्गत। अब एक बार जो चूंकि आपने ये सर्विस ले ली, ये सुविधा ले ली, तो भविष्य में जाकर के आप नहीं ले सकते। राज्य सरकार इसी बात को लेकर के गुमराह कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट में अपनी एसएलपी लेकर के जा रही थी कि हम इस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। उस डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस शक्ति का प्रयोग केवल और केवल एक बार किया जा सकता है और उसके बाद नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार की वो एसएलपी उनको वापस ले जाना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर को एक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो उसके बाद से वो उनकी एसएलपी वापस जानी पड़ी, क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग बिहार राज्य सरकार कर ही नहीं सकती। अब उत्तर प्रदेश में भी इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी इस शक्ति का प्रयोग किया जा चुका है और अब डीएलएड की संख्या पर्याप्त हो चुकी है। तो राज्य सरकार चाहकर भी बीएड को इस शक्ति का प्रयोग करते हुए नहीं अलाउ कर सकती। हाँ, जिन राज्यों में अब तक बीएड को अलाउ नहीं किया गया है इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, केवल और केवल उन्हीं राज्यों में इस शक्ति का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है। तो 72,825 वाले मामले में जो अभी हाल ही में जो कोर्ट का डिसीजन आया उसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर बीएड को कैसे नियुक्ति मिल रही है। यहाँ पर नियुक्ति इस शक्ति के आधार पर मिल रही है, और जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है 11 अगस्त वाला, वो इस 28 जून 2018 के एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को आधार बनाते हुए दिया है। तो इस नोटिफिकेशन के आधार पर जिनकी नियुक्तियां होंगी उसमें समस्या है, इस 72,825 में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब अगर पूरे वीडियो को समराइज करें तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो 69,000 में न्यू अपॉइंटमेंट होंगे बीएड कैंडिडेट की, उनको लेकर के समस्या आ सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके का रुख होगा निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भी उसी तरीके की स्थितियां बन सकेंगी। अगर मध्य प्रदेश के जो अपॉइंटेड बीएड कैंडिडेट हैं जिनको बाहर निकाला जा रहा है, अगर वो हाईकोर्ट का रुख अपनाते हैं, उसके बाद से हाईकोर्ट से अगर नहीं राहत मिलती है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको राहत दे देता है आर्टिकल 14 के अंतर्गत और 16 के अंतर्गत कि एक ही भर्ती में हम 2 प्रकार से एलिजिबिलिटी तय नहीं कर सकते, और अगर इन बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी बच जाती है तो 69,000 में जो फ्रेश बीएड अपॉइंटमेंट होंगे उनमें अगर बीएड शामिल है तो वो भी सेफ हो जाएंगे। लेकिन अगर आर्टिकल 14 और 16 को इग्नोर करते हुए इनको राहत नहीं देती है अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में भी बीएड को अलाउ करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स आपके मन में भी आ रहा होगा कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती है वो तो 2020 में हुई थी और 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको राइटली अलाउ किया था, तो ये वाला जो इनका कोर्ट ऑर्डर है 2020 वाला श्री राम शरण मौर्य वाला, यही प्रभावी होगा और उसके हिसाब से बीएड की नियुक्ति कभी भी हो वो तो एक तरीके से सेफ ही माना जाएगा। ये आपके मन में अगर सवाल आ रहा है तो मध्य प्रदेश का पूरा मामला जब अगर आप समझेंगे तो वहाँ पर भी यही चीज़ें हो रही हैं कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने बीएड को सेफ किया हुआ है, दोनों ने बीएड को सेव किया हुआ है, बावजूद इसके जो थ्रेशोल्ड डेट है उसको लेकर के समस्या आ रही है, क्योंकि जो नई ज्वाइनिंग हो रही है उसको अपॉइंटमेंट के तौर पर 11 अगस्त के बाद माना जा रहा है। अब अगर 69,000 में नई ज्वाइनिंग होगी, नया अपॉइंटमेंट होगा, तो अगर मध्य प्रदेश में जो चीज़ें चल रही हैं वही स्थितियां यहाँ पर भी बन सकती हैं। तो मध्य प्रदेश पर ही पूरा अब उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा भविष्य टिका हुआ है जो नए बीएड कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।